मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सत्ताधारी दल दमोह उपचुनाव की जंग हार गया है। इतना ही हार इतनी बड़ी है कि पार्टी में अंतर कलह भी खुलकर सामने आ गई है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? राहुल लोधी का मलैया पर जो आरोप है वो सही है या नहीं, और दमोह में दम दिखाने के बाद कांग्रेस ने जो कहा है उसमें कितना दम है? जनता मांगे जवाब में अब बात इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे दमोह की दास्तान। तो दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को करारी हार मिली है। वैसे ये न सिर्फ लोधी बल्कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल राहुल लोधी ने दल बदल कर जहां अपनी विधायकी का जोखिम लिया था, तो बीजेपी ने उन्हीं को मैदान में उतारकर यहां जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गजों ने यहां जमकर प्रचार किया। इसके बावजूद दमोह सीट बीजेपी के हाथ से फिसल गई। खैर, दमोह में सत्ताधारी दल हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां कांग्रेस की जीत से बीजेपी में अंतर अब खुलकर सामने आ गई है। चलिए दमोह की दास्तां पर विस्तार से बात करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बीजेपी को सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही बड़ा झटका नहीं लगा, बल्कि मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की जंग भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। यहां कांग्रेस के अजय टंडन ने बीजेपी के राहुल सिंह लोधी को 17,000 से ज्यादा मतों के अंतर से शिकस्त दी। बीजेपी को तब इतनी करारी शिकस्त मिली है जब दमोह में जीत के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। कई दिग्गज नेताओं ने जमकर प्रचार किया, लेकिन इसके बावजूद दमोह सीट पर कमल नहीं खिल सका। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पर हार का ठिकरा फोड़ा है। इतना ही नहीं, लोधी ने पार्टी से मलैया पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। राहुल लोधी के बड़े और गंभीर आरोप पर जयंत मलैया ने भी अपना जवाब दिया है। तो सोची समझी क्या रणनीति के तहत इलेक्शन हुए। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी, और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए, जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता है, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी, आप क्या करते रहे? आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। उनका खुद का वार्ड हार गए। सिद्धार्थ मलैया के पास पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, शहर एक तरफा हार गए। जो उन्होंने कुछ कहा है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने पार्टी में क्या किया, इस चुनाव में क्या किया। मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ ये 2-3 महीने से आए लोग ये मुझे सर्टिफिकेट देंगे। दमोह उपचुनाव में हार का मुंह देखने वाली बीजेपी में अंतर कलह और दर्द उभर कर सामने आने लगा है। इस बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि जीत आखिर सच की ही हुई। दमोह उपचुनाव के परिणाम से प्रदेश से भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के इस बार पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी जयचंदों के कारण हारी। दमोह की जीत पर कांग्रेस ज्यादा खुशी नहीं मनाए। दमोह नहीं हारे, हम चले गए छलछन्नों से, और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ज्यादा खुशी न मनाए कांग्रेस, थोड़ी प्रतीक्षा करे। कमलनाथ जी का ध्यान वहां नहीं जा रहा जब पूरे देश में सफाया हो गया। बहरहाल दमोह में बीजेपी की हार क्यों हुई? क्या भीतरघात की वजह से राहुल लोधी हारे या कारण कोई और रहा? इसे लेकर निश्चित तौर पर पार्टी मंथन करेगी। लेकिन अजय टंडन की जीत के बाद दमोह सीट पर अपना कब्जा बरकरार रख कांग्रेस में खुशी का माहौल है। खैर, अब देखना यह है कि दमोह उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस मिशन 2023 की ओर किस तरह से कदम बढ़ाती है और बीजेपी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो दमोह की दास्तां पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता जी, और दमोह से फोन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वराज संवाददाता लक्ष्मीकांत तिवारी। लक्ष्मीकांत, जिस तरह से राहुल लोधी जी ने आरोप लगाया है, उनके आरोपों में कितना दम दिख रहा है धरातल पे? अब देखिए, अगर शुरू से बात की जाए तो राहुल सिंह जब कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद कार्यकर्ताओं में अपनी पकड़ नहीं बना पाए थे। सबसे पहली बात तो सर ये है। और
सांसद के कुछ समर्थक ही उनके साथ रहा करते थे ज्यादातर। राहुल ने बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के घर लक्ष्मीकांत कौन रहा करते थे? जो सांसद के समर्थक थे ना सर, दमोह में सांसद जो प्रहलाद पटेल है, उनके समर्थक ही इनके साथ ज्यादातर रहा करते थे। जो बीजेपी के और दीगर कार्यकर्ता हैं वो इनके साथ बहुत ही कम रहा करते थे। तो और राहुल जब बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के घर, बीजेपी में शामिल होने के बाद वरिष्ठ नेताओं के घर भी गए थे, लेकिन इनमें सर खास बात ये थी कि आम कार्यकर्ता जिन्होंने राहुल के कांग्रेस में रहने के दौरान विरोध किया था, वह उन्हें अपना नहीं बना पाए थे। यही कारण है कि शहरी क्षेत्र में कांग्रेस की वोट तो निकली है, लेकिन बीजेपी की वोट मतदान केंद्र तक लाने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा सर महिला मोर्चा जो हमेशा राहुल का कांग्रेस में रहने के दौरान विरोध करती रही, वह भी एकदम राहुल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी सर। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक होने के दौरान मलैया परिवार का राहुल ने जमकर विरोध किया था। अर्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक दंपत्ति से एक मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर भी मलैया परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर भी राहुल काफी सक्रिय रहे थे, जिससे मलैया समर्थक भी राहुल का बीजेपी में आना पचा नहीं पा रहे थे। और भी बहुत सारे कारण रहे हैं सर, जिसके कारण से राहुल का विरोध खुलकर तो नहीं हो सका पार्टी के अंदर, लेकिन अंदरूनी रूप से विरोध रहा है। लक्ष्मीकांत, यहाँ निश्चित तौर पे मलैया परिवार राहुल लोधी को इसलिए नहीं पचा पाएगा कि उन्होंने ही उनको राजनीति में फिलहाल अभी घर बिठा दिया। एक बात, क्योंकि उन्होंने 700 कुछ वोटों से उन्होंने जयंत मलैया को हरा दिया था, नहीं जयंत मलैया आज मंत्री होते। दूसरा, अगर राहुल लोधी जीत जाते हैं उपचुनाव तो बीजेपी का अगला टिकट मलैया परिवार से या सिद्धार्थ मलैया या जयंत मलैया को नहीं मिलेगा या सुधा मलैया को नहीं मिलेगा। इस कारण वो तो पचाएंगे ही नहीं, ये तो सामान्य बात है। लेकिन जिस तरह से कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन बेस्ड पार्टी है ये, इसमें कहा जाता है कि जब पार्टी का आदेश होता है तो न चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। तो क्या ऐसा है कि सिद्धार्थ मलैया जी या जयंत मलैया जी न चाहते हुए भी काम किए या चुपचाप घर बैठ गए? नहीं, ना चाहते हुए भी इन्होंने काम तो किया था, क्योंकि मंचों पर ये दिखाई देने लगे थे, आम जनता के बीच दिखाई देने लगे थे और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी थी कि जो कल तक आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे सिद्धार्थ मलैया, वो अब राहुल के लिए, जो विरोधी कभी हुआ करते थे, वो अब राहुल के लिए वोट भी मांगने लगे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में भी काफी हाईलाइट हुए सिद्धार्थ मलैया, और जयंत मलैया ने तो खुलकर ही मंच पे राहुल के समर्थन में वोटें मांगी थी। जब मुख्यमंत्री की आमसभा हुई थी तब जयंत मलैया ने भी कहा था कि उपचुनाव जब हुआ था, उपचुनाव 28,000 वोटों से पहला चुनाव जयंत मलैया ने जीता था। उन्होंने खुले मन से कहा था कि मैं चाहता हूं राहुल लोधी 28,000 से भी अधिक वोटों से जीते। चलिए, ये कहना अलग बात है। थोड़ा ये बता दीजिए, हमारे साथ बीजेपी के सुमित ओरछा जी और कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। ये थोड़ा सा बहुत संक्षेप में राहुल ये बताइए कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी जीतती रही है, जिन वार्डों में, चाहे शहर के हो या ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोलिंग बूथ हो, वहां क्या बीजेपी हारी है इस बार? जबरदस्त तरीके से। चलिए लक्ष्मीकांत, आप हमारे साथ रहिए, भूपेंद्र जी के पास चलते हैं और सुमित ओरछा जी के पास। सुमित जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सर, प्रणाम। जी भूपेंद्र जी, आपका भी स्वागत है, आप हमारे साथ हैं। जी 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 सुमित जी, एक ही सवाल है, ये जीत कांग्रेस की है या मलैया जी की? देखिए, इतना सतही ना जितना आपने प्रश्न पूछा है जी, उसका उत्तर उतना ही गूढ़ है और वह विमर्श से आएगा, चिंतन से आएगा, समीक्षा से आएगा जी। वह टीवी पर एक लाइन में पूछने पर किसी निष्कर्ष पर ना मैं पहुंच सकता हूं ना आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। किसी भी चुनाव की एक विस्तृत समीक्षा सभी राजनीतिक दलों की दृष्टि से होती है और उसको नेतृत्व तो आपस में बैठ करके तय करता है। बैठ करके जो आउटपुट आते हैं जगह जगह से, जो सोर्सेस से, जो हर एक पोलिंग के आधार पर उस पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता का जो फीडबैक आता है, हाँ, उस फीडबैक के आधार पर ही आप निर्णय लेंगे, सारा निष्कर्ष निकलता है और वो अवश्य निकलेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है सुमित जी, निकलेगा निष्कर्ष, मुझे मालूम है, चाहे आप हो चाहे भूपेंद्र जी हो, जो चीज हम निकलवाना चाहेंगे वो नहीं निकलेगी, आप लोग कुशल प्रवक्ता है। लेकिन हम इतना तो पूछ सकते हैं आपसे कि देखिए, जहां उपचुनाव जीतते रहे, भाजपा का गढ़ माना जाता रहा, पूरी सरकार है, सामान्य तौर पे उपचुनाव सरकार के पक्ष में जाते हैं, और जब पक्ष में नहीं जाते हैं तो चाहे चित्रकूट का मामला हो, चाहे मुंगेली का मामला हो, चाहे दूसरी जगह का मामला हो, जब उपचुनाव विपक्ष के पक्ष में जाने लगते हैं तो हंडी का चावल जो होता है ना, पका है नहीं पता, उससे दिख जाता है। ऐसे में अगर उपचुनाव अगर आप हारे हैं तो कहीं न कहीं चिंतन का विषय है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सबोटेज हुआ है। सुमित जी, एक बात तो स्वीकार आज हमारे नेतृत्व ने भी की है
कि कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद से बंगाल में भी अंतिम चरण में हमें नुकसान हुआ है, आखिरी के जो चरण है जैसे जैसे केस बढ़े हैं, और दमोह और अन्य जगह भी हुआ है। सोशल मीडिया पर भी जो आपको आक्रोश और हमको आक्रोश दिख रहा था, वो निश्चित रूप से ही सब कुछ अच्छे करने के बाद भी, अच्छा होने के बाद भी उस बढ़ते हुए केसों का ठीकरा या कहे उसका दोष हम तक तो पहुंचा है, उसमें जो आक्रोश दिख रहा था उसकी लपटें हम तक आई है, यह तो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है। दूसरा एक फैक्टर, अगर मुझसे आप प्रवक्ता के नाते नहीं, अगर आप दूसरे दृष्टि से पूछेंगे तो मैं एक जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो बार बार वहां पर रिपीट हो रहे थे, कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर टिकट कट गया, उनके प्रति भी एक अच्छी सिंपैथी का जो है ग्राफ दिख रहा था दमोह चुनाव के दौरान। प्रत्याशी के बारे में जो कांग्रेस के आदरणीय अजय टंडन जी थे, उनके बारे में लोगों को एक बार, कई बार उनका चुनाव हारना उनके लिए इस चुनाव में प्लस पॉइंट था, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। चलिए भूपेंद्र जी से पूछ रहे थे। भूपेंद्र जी, ये जीत का श्रेय निश्चित कांग्रेस संगठन को है, लेकिन मुख्य जीत किसकी है? बीजेपी के अंतर्द्वंद का प्रतिफल आपको मिला है, या दल बदल का मिला है, या फिर आपके मन जनाधार बढ़ रहा है धीरे धीरे, आपका अचानक जनाधार बढ़ गया? नहीं, इसमें अचानक कुछ नहीं है। ये तो हमारे जो भाजपा के मित्र हैं वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जो उम्मीदवार था उसके प्रति जनता की सहानुभूति थी, और वो जो है उसे जनता ने ज्यादा स्वीकार्य था। दूसरी चीज जो है कि इनकी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं जी, वो निष्कर्ष निकाल चुके हैं। अभी हमारे सुमित भाई कह रहे थे कि निष्कर्ष निकलेगा, तो निष्कर्ष तो निकल चुका है। एक बड़े नेता ने जो केंद्रीय मंत्री स्तर के हैं, बहुत संगठनात्मक क्षमता के व्यक्ति हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ पूतनाएं जो है स्तनों में जहर लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने के चक्कर में घूम रही थी। तो पहला तो इन्हें ये समझना चाहिए कि इनकी पार्टी के अंदर ऐसी पूतनाएं कौन है जो अपने बच्चों को जहर पिलाती हैं। दूसरा निष्कर्ष जो है श्री राहुल लोधी ने निकाला, जो स्वयं प्रत्याशी हैं, कि साहब जो है उन्हें जो है मलैया जी ने चुनाव हरवा दिया। अब तीसरा निष्कर्ष मलैया जी ने निकाला है, और मलैया जी ने निकाला कि जो व्यक्ति खुद अपनी पोलिंग हार गया है वो पार्टी के अंदर जो है बलि के बकरे ढूंढने में जो है अपना समय जाया कर रहा है। इस पे पार्टी विचार करे, और इनकी पार्टी इसमें मूक दर्शक बनी हुई बैठी है। मैं सुमित ओरछा जी को एक बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ इस बात को स्वीकार किया कि इनकी सरकार जो कोरोना को प्रबंधित करने में असफल हुई है, उस असफलता के कारण इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। और वो असफलता छोटी मोटी नहीं है। हजारों लाशें इस प्रदेश में निर्दोष लाशें फैली हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, जिन्हें दवाई नहीं मिली, जिन्हें जो है बेड नहीं मिले, जिन्हें बिस्तर नहीं मिले, जिन्हें सहारा नहीं मिला, जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। तो ये जो परिस्थितियां मिसमैनेजमेंट से पैदा हुई, ये मैनेजमेंट से पैदा नहीं हुई। भूपेंद्र जी तो सुमित जी कह रहे हैं, भूपेंद्र जी तो सुमित जी भी कह रहे हैं कि कोरोना के कारण जो कुछ हुआ, जो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं सही ढंग से, इसके कारण भी उनको नुकसान हुआ। ये माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्टेटमेंट है जो मैंने कोट किया है। वो तो कह रहे हैं। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं। मैं भी इन्हीं की बात को ही सेकंड कर रहा हूँ कि ये बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। लोग इसे बड़ी मुश्किल से स्वीकार करते हैं, और इससे ये पिक्चर सामने आती है कि जो ये जो चुनाव का जो परिणाम आया है, ये सुशासन बनाम कुशासन पर भी एक जो है वर्डिक्ट है, एक उसके खिलाफ भी एक मैंडेट है। अब आप बोल रहे हैं कुशासन भारतीय जनता पार्टी, अभी नहीं, हम चुनाव में। भूपेंद्र जी अब आप बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि इनका जो लोधी जी ने कह दिया, आपका जो उम्मीदवार पॉपुलर है इस कारण बात कह हो गई, मैंने जो भी जीत हुई है आपकी, लेकिन ये नहीं हुआ कि आपने बाद में कहा सुशासन बनाम कुशासन, माने कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये कहीं से आप नहीं बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ अंतर्द्वंद था उनका जिसके कारण आप जीते हैं। अरे सुनिए तो श्रीमान जी, 17,500 वोटों से कोई व्यक्ति जीत रहा है। ये पार्टी का जो है पॉपुलरिटी है कि अकेले जो है एक उम्मीदवार की पॉपुलरिटी है। जिस चुनाव को जो है हम हमेशा हारते रहे जितने वोटों से, उसकी से ज्यादा वोटों से आज हम चुनाव जीते हैं, तो ये तो हमारी आधारभूत संरचना की जीत है, कमलनाथ जी की रणनीति की जीत है, उसकी स्ट्रेटेजी की जीत है, और जो है उसकी हमारे उम्मीदवार की लोकप्रियता की भी जीत है। ये सारी चीजें इसमें समाहित हैं। क्योंकि इसके पहले आपने 2-3 चीजें अलग कही थी, इस कारण मैंने जी। ओरछा जी,
मैं की बात की चर्चा कर रहा था। जी जी भूपेंद्र जी, और मैं मेरे 1 मिनट सुमित जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं जी। मेरे को 8 बजे से दूसरी जगह कनेक्ट करना, इसलिए मैं 8 बजे के मतलब 7:56 पे स्विच कुछ अरे अभी इंचामन हुए, मैं ये कह रहा था कि अभी इंचामन हुए, 5 मिनट है आपके पास, आपका 5 मिनट बहुत कीमती है हमारे लिए। जी सुमित जी। त्रिपाठी जी, दमोह पूरे इस चुनाव के परिणाम में दमोह कांग्रेस के लिए एकमात्र संजीवनी आई है, केवल ये उस पर गर्वित हो सकते हैं। लेकिन ये बात सही है, मैंने जो स्वीकार किया है वो साफ वही का कारण है कि कांग्रेस ने एक महामारी में जो एक राजनीति की और उस समय विशेष में जो परिस्थितियां, जो चुनौतियां आई, उन पर सहयोग न करके जिस तरह की राजनीति की, जिस तरह की अव्यवस्थाओं को संभालने की बजाय जो चुनौतियां आई थी उनको बजाय उसमें जो उन्होंने एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा रचा कोरोना काल के अप्रत्याशित संकट में, उसका उन्होंने राजनीतिक लाभ लिया होगा। क्या प्रोपोगंडा रहा? प्रोपोगंडा क्या रहा? उन्होंने प्रचार किया, आपके कई मंत्री, मुख्यमंत्री सब प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने भी किया। तो इसमें 17,000 की जीत में प्रोपोगंडा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रचार का नहीं जी, ये प्रचार का नहीं, ये प्रोपेगेंडा का इन्होंने फायदा लेने की कोशिश की है। प्रोपेगेंडा क्या था? एक महामारी, और उस महामारी पर आज तक ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र को उत्तर नहीं देते। ये पंजाब में क्यों महामारी, उस पर उत्तर नहीं देते। जहां पर इनकी सरकार है वहां पर हमारे जो है प्रधानमंत्री, वो मध्य प्रदेश वाले पंजाब और महाराष्ट्र की बात क्यों करेंगे? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश के लोग पंजाब और महाराष्ट्र की क्यों बात करेंगे? वो मध्य प्रदेश की बात करेंगे। आप पंजाब और महाराष्ट्र का उदाहरण क्यों लेते हैं? आप जहां मैं कोरोना को लेकर के, आपने जब अव्यवस्थाओं की बात आदरणीय हमारे गुप्ता जी ने की है, तो मैंने कहा है कि अगर इनके पास कोई लॉजिक थे, चीजें थी, इनके पास कोई सलाह थी, इनके पास कोई उपाय थे, तो वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान इस जगह पर लगा लेते, पंजाब पे लगा लेते। लेकिन इन्होंने इसमें सहयोग ना करके, रचनात्मक सहयोग ना करके इस पर राजनीति की और लोगों को बरगलाया, भड़काया, जबकि ये जानते थे अंतःकरण से कि ये महामारी है। इसको जिस तरह से सरकार लड़ रही है वो अभिनंदनीय है। हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन की हमने परिवहन किए, महामारी को लड़ने में हमने किसी प्रकार की। भूपेंद्र जी जा रहे हैं, सुमित जी मैं आपके पास से भूपेंद्र जी से आखिरी सवाल। भूपेंद्र जी आखिरी सवाल है, अभिनंदन। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार लड़ रही है, कोरोना से लड़ रही है, जनता के लिए काम कर रही है, वो उसका स्वागत होना चाहिए। जिनके घरों की लाशें जो है निकली हैं, जिनके घरों से जो है लोगों को मैयतें हुई हैं, अगर वो लोग इनकी प्रशंसा करें तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। सरकार का जो सर्टिफिकेट है वो तो जनता दे रही है। चारों तरफ चीत्कार मची हुई है और ये कह रहे हैं कि इन्हें सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी मोदी जी के ही कर्म है ये, महाराष्ट्र में भी और पंजाब में भी, और ये मोदी जी के कर्म है। मोदी जी के कर्म है पूरे देश में, पूरे देश में मोदी जी के कर्म है ये। आप जो है कोरोना को बुला करना है नमस्ते ट्रंप से, ये नमस्ते ट्रंप से आप क्या करना है देश में, गुजरात में भी पूरे देश में। मोदी जी पूरा कोरोना नियंत्रित कर रहे थे, उस समय इन्हीं के मुख्यमंत्री हाय तौबा कर रहे थे, हमारे अधिकारों का हनन हो गया, हमारे ऊपर हमें अधिकार छीन लिए गए। और जब मोदी जी ने कहा कि ठीक है स्वास्थ्य आपका विषय है, आप देखिए, तो आज जब फेल हो गई सरकार है तो कह रहे हैं कि ये मोदी जी की जिम्मेदारी थी। यही दोगलापन देख रही है। मोदी जी ने तो जिम्मेदारी उठाई है, हर एक चीज मोदी जी ने उसको कंट्रोल कर दिया है, और अब धीरे धीरे आज जो स्थितियां आप देख रहे हैं नियंत्रित होती हुई, यह मोदी जी के अथक परिश्रम, समन्वय और हमारी विदेश नीति के सुपरिणाम है कि पूरी दुनिया से आज हम तक मदद पहुंची है और हम कोरोना से। चलिए सुमित जी, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी को लेना होगी। सुमित जी, सरकार जिसकी है जिम्मेदार वही होता है। हमारी सरकार ने जिम्मेदारी ली थी, बीच में हमसे आग्रह पूर्वक जिम्मेदारी मांगी थी इनकी सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने, कि हमारे राज्यों के अधिकारों को छीन लिया है प्रधानमंत्री जी ने, हमें हमारे प्रदेश में कोरोना का प्रबंधन करने दिया जाए, तो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने इनको अवसर दिया था। खैर सुमित जी, आप प्रवक्ता हैं,
बात दमोह चुनाव की हो रही थी। हमारा आखिरी सवाल है कि निश्चित तौर पे आपने कहा उसमें चिंतन होगा, मनन होगा, फिर कुछ निकलेगा। जो सामने दिख रहा है दमोह के परिणाम पे, वो लग रहा है आपका प्रत्याशी सीधे आरोप लगा रहे हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो बीजेपी के गढ़ हुआ करते थे वहां पे बुरी तरह से बीजेपी हारी है। तो कुछ न कुछ तो है, तो कुछ निर्णय, कुछ कड़वा भी निर्णय निकलेगा कि इसको ऐसे ही घोल दिया जाएगा? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर होता है वो आइडियोलॉजिकल वोटर होता है और एक वैचारिक वोट कभी किसी व्यक्ति के कहने सुनने से कटता है, मैं ऐसा मानता नहीं हूं। मैं जहां तक मानता हूं कि यह एक प्रॉपर कोई मैसेज मिसकंडक्ट हुआ है, जहां तक मेरा समीक्षा, मैंने कहा कि विस्तृत समीक्षा तो नेतृत्व करेगा और उस कारण से अपेक्षित परिणाम हमको नहीं मिले हैं। लेकिन हम दमोह सहित पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश में हम इस बात का विचार करके चलेंगे कि आगे हमें किस तरह की रणनीति के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। हमने अनेक चुनाव लड़े हैं, अनेक चुनाव भी हम लड़ने वाले हैं और अनेक चुनाव हमने लड़ करके जीते हैं, आगे भी हम जीतेंगे। हम अपने आप को सेवा में और अच्छे से समर्पित सुमित करेंगे। जी, जाति समीकरण के आधार पे मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। जमकर लड़े हैं सुमित जी सवाल है, जाति समीकरण को लेकर के, जाति समीकरण बिठा कर मायावती मुख्यमंत्री बन गई और दमोह में 16,000 जैन मतदाता हैं। त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती है। हम सबको हम तो ये बता रहे हैं कि 16,000 जैन मतदाता हैं, बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। सर जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूछती देखी गई है। सफलता का कोई एक पथ नहीं, विफलता की गोद में ही जीत है। हार कर भी जो कभी हारा नहीं, सफलता उसके हृदय की जीत है। 2023 में इसी दमोह में हम 50,000 से चुनाव जीते, इसका हम प्रयास करेंगे। आज अभी से करेंगे। हमारे कार्यकर्ता पुनः संकल्प के साथ दमोह में इस प्रयास को लेकर के संकल्पित होंगे। चलिए, बहुत बहुत हम इच्छा थी कि आप एक आध कविता बंगाल पे भी कह देते। कल भी मैंने आपसे अनुरोध किया था। सर, बंगाल पर तो वेदना गाई जा सकती है। 28 कार्यकर्ताओं की, अरे आप 3 से 70 पार हो गए, वेदना किस बात की भाई? 28 कार्यकर्ताओं की हत्या की वेदना, 800 कार्यकर्ताओं के बलिदान की वेदना और अभी कितने कार्यकर्ताओं के घर दुकानें उजाड़ी जा रही है, उसकी वेदना है सर। लोकतंत्र जल रहा है और तथाकथित वो लोग जो इस देश में संविधान की दुहाई देते थे, उनके मुंह में दही जम गया है। एक व्यक्ति ने 28 कार्यकर्ताओं की हत्या पर 28 शब्द नहीं बोला है। ये मानवता के बात करने वाले लोग आज दानव बन करके बैठे हैं सर, इस बात की वेदना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी आपका, भूपेंद्र जी आपका, और लक्ष्मीकांत जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपका भी, चूंकि समय समाप्त हो गया है। तो अक्सर ये देखा गया है कि उपचुनाव में जीत सत्ताधारी दल की ही होती है, लेकिन दमोह में कांग्रेस ने बाजी मार कर साबित कर दिया कि जनता का उस पर से विश्वास अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। वही लोगों में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। हालांकि नाराजगी दल बदल की वजह से है या कोरोना की वजह से बिगड़े हालातों को लेकर, इसका तो पता नहीं। लेकिन दमोह उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद कहीं न कहीं जयंत मलैया अपनों के निशाने पर जरूर आ गए। खैर, दमोह में उपचुनाव की जो दास्ता रही, इससे आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर भी कोई खास फर्क पड़ेगा या नहीं, ये देखना हम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।